पूरी पोल खुल गई। जो इसराइल का एक वो बन के रखा हुआ था कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है पूरे मशरिक़ वस्ता में, और जिस तरीके से वो गुंडागर्दी दिखा के पूरे मशरिक़ वस्ता में एक ही गुंडा है जो वहाँ, या एक ही बहुत बदमाश है जो काबू में रखेगा पूरा, तो वो पूरा नज़रों से धुल गया लोगों की। वो एक तरीके से ख़त्म कर दिया ईरान ने उस नज़रिए को। और इस वक्त तो ईरान का पलड़ा काफ़ी भारी नज़र आ रहा है, क्योंकि इसराइल जब रोने लगे, वो इसराइल के जो मुसलसल गाज़ा के ऊपर हमला कर रहा है और 90,000 के करीब लोगों को मार दिया, वो अपनी मज़लूमियत बयान करने लगे कि हम मज़लूम हैं और हम पर ही सितम हो रहा है, हम पर जुल्म हो रहा है। क्या ये बात सही है कि ईरान के अंदर इतनी ताकत है कि इजराइल को सबक सिखा सके? इतना सबक सिखाया कि आगे 10 साल तक इसराइल की हिम्मत नहीं होगी फिर कभी ईरान के खिलाफ खड़े होने की। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। विश्व शांति के लिए एक के बाद एक इतने बड़े खतरे हमारे सामने आ रहे हैं। अभी हमने देखा कि किस तरह से फिलिस्तीन में नरसंहार का जो दौर है पिछले एक साल से लगातार जारी था, और इजराइल ने ईरान पर हमला करके उसके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उनकी सेना के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा प्रोफेसर्स हैं, ईरान का ये कहना है कि 200 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी है और भारी नुकसान किया है। और उसके जवाब में दर्जनों की तादाद में रॉकेट्स ईरान ने दागे हैं, और बताया जा रहा है कि पहली बार इजराइल को अंदाज़ा ये हो रहा है कि उसको भी ख़तरा हो सकता है, उसको भी नुकसान हो सकता है। ये पूरी लड़ाई आखिर जा कहाँ रही है? इस वक्त जो प्रोपेगेंडा की एक पूरी वॉर है वो हम देख रहे हैं। इस वक्त ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि हम साल भर से ज़्यादा ये तो देख रहे थे कि किस तरह से इजराइल का जो जुल्म सितम था वो फ़िलिस्तीन पे जारी था, लेकिन पहली बार इजराइल ये कह रहा है कि हम पीड़ित हैं, हमारे ऊपर खतरा है, हमारे ऊपर हमला हो रहा है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। तो आखिर ईरान की ताकत कितनी है? क्या ईरान इजराइल को सबक सिखा सकता है, या फिर इसके जो मायने हैं और इसके जो खतरे हैं वो पूरे खित्ते को कहीं ना कहीं अस्थिर या डिस्टेबलाइज कर देंगे? ये जानने की कोशिश करते हैं हमारे मेहमान। शकील शमसी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि उर्दू अखबार इनकलाब के एडिटर रह चुके हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय सहारा के रेजिडेंट एडिटर रह चुके हैं, पिछले 30-40 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। और इसके अलावा उनकी ख़ास बात यह है कि इस पूरे खित्ते को, ये पूरा जिसे मिडल ईस्ट कहा जाता है या वेस्ट एशिया हम कहें अपनी ज़बान में, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, और ईरान कई बार जा चुके हैं। ईरान की सरकार, ईरान के काम करने का तरीक़ा, ईरान की ताकत और कमज़ोरी, इसको भी बेहतरीन तरीके से समझते हैं। सबसे पहले शकील शमसी साहब मुझे ये बताइए कि फ़िलहाल जो खबर आ रही है उसमें इजराइल अभी भी, यानी आपसे ये प्रोग्राम रिकॉर्डिंग करने से 1 मिनट पहले मैंने देखा कि 8 लोग और इजराइल में मारे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 14 और प्लस 8, अगर मान लें 14 पहले थी तादाद और 8 उसके बाद, यानी 20 से ज़्यादा लोग मारे गए, और उस तरफ 200 से ज़्यादा लोग मारे गए, यानी 10 गुना का फ़र्क है। लेकिन खबरें इस तरह की दिख रही हैं जैसे कि ईरान ने ज़्यादा नुकसान कर दिया इजराइल का। हाँ, ये तो उनकी कमाल है, प्रोपेगेंडा का कमाल है उनके, और इसके लिए उनके पास सारी मशीनरी मौजूद है, और वो करते ऐसे ही हैं। खुद हज़ारों को मार दिया है गाज़ा में, हज़ारों मारे तादाद में, जिसकी कोई गिनती नहीं है कि अब कितने मर चुके हैं, कितने मलबे में दबे हैं। और यहाँ भी सिविलियन ठिकानों पर हमले किए हैं, सिविलियन इलाकों में हमले किए हैं, जिससे कि 250 के करीब ईरानियों की जान गई है। खुद उनके जो फौजी मरे हैं उनके तो बारे में बताते नहीं हैं वो, शहरियों के बारे में बता देते हैं कि शहरी इतने मरे हैं, 20-22 जो भी बता रहे हैं वो। लेकिन वो भी अपनी मज़लूमी का रोना रोने के लिए कि हम सिविलियन पर हमला हो रहे हैं और हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे, जबकि सिविलियन पर हमला करने की इब्तिदा उन्हीं ने की। गाज़ा में भी इब्तिदा की और ईरान में भी उन्हीं ने इब्तिदा की, सिविलियन हलकों में और तेहरान पर, और यहाँ तक कि मशहद के मुक़द्दस शहर पर भी हमला करने से वो बाज़ नहीं आए। तो ये तो उनका टैक्टिस है पूरी, कि बताएं कि ह्यूमन राइट्स के सबसे बड़े अलमबरदार वही हैं, और वो सिविलियंस को बिल्कुल हाथ नहीं लगाते हैं, सिविलियन को टच नहीं करते हैं, जबकि गज़ा में 50,000 बच्चों को मार दिया है। तो क्या कहा जा सकता है उनके उनके किसी इस दावे के बारे में, लेकिन उनके यहाँ कैजुअल्टीज़ हुई ज़्यादा हैं, अभी बता नहीं रहे, क्योंकि लोग मलबे में दबे मिलेंगे। और दूसरी बात ये कि इसराइल के लोग इसलिए भी कम मरते हैं कि वहाँ शेल्टर्स बनाए हुए हैं, और शहर-शहर हर जगह, हर मोहल्ले में आपको शेल्टर्स मिल जाएँगे, जिसमें बम गिरने की वार्निंग होते ही, हवाई जहाज़ों का हमला होते ही सब लोग घुसने लगते हैं, पूरा शहर के शहर समा जाते हैं उनमें। तो इसलिए उनके सिविलियंस तो कम मरेंगे, उनके फौजी जो बाहर हैं वो मर सकते हैं, उनके बारे में कुछ बताते नहीं हैं वो। और ज़ाहिर बात है कि वहाँ प्रेस को आज़ादी तो है नहीं, सिर्फ़ उन्हीं इलाकों को
कवर कर सकते हैं जहाँ पर उनको इजाज़त देती है सरकार। और आप ये देखिए क्या उन्हीं ने अल जज़ीरा जैसे इदारे को बैन कर रखा है, अपने यहाँ नहीं आने दे रहे हैं, तो उससे कैसे सच कैसे मालूम होगा? ये तो नहीं मुमकिन है। शकील समझी साहब, हम ये फिलहाल देख रहे हैं पिछले 3 दिन से, मैं कहूँगी 3 दिन से कम से, ये लगातार जो पूरे स्थिति बन रही है संकट की। ऐसे में ये बताइए कि अब तक सिर्फ ये सुना था और खबरें जो देखते थे और तस्वीरें जो दर्दनाक देखते थे कि कैसे जो राहत शिविरों में भी बच्चे हैं, जो अस्पताल में औरतें हैं और बूढ़े लोग हैं, उनके ऊपर बमबारी की जा रही है, उनको मारा जा रहा है। लेकिन पहली बार इजराइल जैसी ताकत, इजराइल का स्टेट और उसके जो ठिकाने हैं उन पर हमले की खबरें और हमले की तस्वीरें जारी हो रही हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया और पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो अलग तरीके से इसको देख रही है। मुझे बताइए कि फिलहाल जिन मिसाइलों से हमला किया है ईरान ने, कितना नुकसान ईरान पहुंचाने की स्थिति में है इजराइल को, अगर दोनों की ताकत को हम देखने की कोशिश करें। मैं अगर पूछूं आपसे कि पिछले 3 दिनों के दौरान अगर हम इसको एक छोटी सी जंग का एक नमूना मान लें तो किसकी हार और किसकी जीत हुई है? कि अभी तक तो मामला बराबर का चल रहा है। कभी एक एक गोल ये ज़्यादा कर देते हैं, दूसरा कभी वो कर देते हैं। लेकिन एक ईरान ने जो हथियार डेवलप किए हैं, उसके बारे में अभी लोगों को ठीक से मालूम नहीं है और ख़ुद उन्होंने बताया भी नहीं है, और वो शायद अभी रखे हुए हैं आगे के हालात को संभालने के लिए या आगे के हालात से निपटने के लिए। कल उन्होंने पहली मरतबा खैबर शिकन मिसाइल इस्तेमाल किए हैं, और जिससे हैफा में तबाही मचाई है, और पूरे वेस्ट बैंक के भी किसी इलाके में वो गिरा है। तो मिसाइल्स उनके पास बहुत अच्छी किस्म की हैं, और उसी के भरोसे वो पूरा लड़ रहे हैं, पूरी उनकी लड़ाई है। और ख़ास बात यह है कि उनकी मिसाइल सब इंडिजीनियस हैं, अपने मुल्क की बनी हुई हैं, बाहर से इम्पोर्ट नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से उनकी कारकर्दगी के बारे में बहुत कम मालूम है बाहरी दुनिया को। लेकिन अभी ये बात आज भी कही है ईरानियों ने, और उनके जो बड़े फौजी अफसरों ने बात कही है कि हमने अभी वो माल अलग बांध के रखा है जो अच्छा है, वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। तो वो अभी उन लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, और शायद वो इंतज़ार में है कि और ज़्यादा अगर इसकी हलाकत तेज़ी बढ़ेगी तो उनकी तरफ से भी, क्योंकि ईरानी जो हैं वो आवाम को मारने में दिलचस्पी नहीं रखते। अगर आवाम को मारने में दिलचस्पी रखते होते तो बम शेल्टर्स के ऊपर ऐसे बम गिराते जो ज़मीन दोज़ जाकर फटते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसराइल ने चालाकी ये की है कि सारे अपने जो बड़े-बड़े इदारे हैं, मोसाद का दफ़्तर हो, चाहे सरकारी दफ़ातर हों, चाहे फ़ौजी दफ़ातर हों, वो बस्तियों के बीच में बनाए हैं। यहाँ तक कि ऐसी भी तस्वीरें आई हैं कि जिसमें जो उनके F-35 है, उनको स्टोर करने के लिए उनके लिए हैंगर्स भी बनाए हैं, जो वो इतने सीक्रेट लोकेशन में बनाए हैं, बीच सिटी के अंदर के, जो लोगों को लगे कि शहरी इलाका है ये बिल्कुल। तो उस पर ईरान ने आइडेंटिफ़ाई करके हमले किए, तो उसमें ज़ाहिर बात है कुछ शहरी भी मर जाते हैं, और शहरी मकान जब कोई मिसाइल फेंका जाता है तो 100 मीटर इधर-उधर तो हो सकता है, 100-200 मीटर, तो उसमें मकान भी जद में आ सकते हैं। लेकिन ये मज़लूमी का एक बयान करने का तरीका होता है, और ख़ुद जिस बात को आज इसराइल कह रहा है, वही गज़ा में वो कहता रहा है कि ये हमास ने अपनी बेसेस जो बनाई हैं, हमास ने जो अपने इलाके बनाए हैं, वो पब्लिक के बीच में बनाए और ह्यूमन शील्ड की तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन असल में ह्यूमन शील्ड की तरीके से इस्तेमाल करना अपने अवाम को इसराइल ने सिखाया दुनिया को, और वही ये करता चला आ रहा है। ये आपने बहुत ही दिलचस्प बात कही और इस पर मैं चाहती हूँ थोड़ा सा और आप जोर दें कि किस तरह से रणनीति क्या है, यानी कि जो खतरा इजराइल को, जाहिर है जब वो दूसरों को डरा रहा है, दूसरों की हत्या कर रहा है, तो उतना अपने आप भी डर रहा है और खतरा उसको भी हो रहा है। मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि आप ये कह रहे हैं, इसको थोड़ा तफसील से बताइए, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि आम जनता के बीच में अपनी मिलिट्री को रखा है या अपनी खुफिया जो दफ्तर हैं वो आम जनता के यानी रेजिडेंशियल जो सोसाइटीज़ हैं उनके बीच है। तो इससे क्या मसला है, नहीं कि अगर जंग हो रही है दोनों तरफ तो कोई दूसरा मुल्क इस बात की परवाह क्यों करेगा कि आम शहरी भी उनके साथ मारे जा रहे हैं? हाँ, मुल्क तो परवाह नहीं करेगा कि आम शहरी मारे जा रहे हैं कि नहीं मारे जा रहे हैं। वो तो फौजी इलाकों के ऊपर हमला करेगा, फौजी जो जगह हैं उन पर हमला करेगा, जो फौजी टारगेट्स उन पर हमला करेगा। लेकिन जिसके यहाँ हमला हुआ है उसको मज़लूमी का अपने रोने का मौका मिलेगा कि हम तो बहुत सीधे हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। हमारी तो मज़लूमी का ये आलम है कि हम दुनिया भर में सबसे बेहतरीन कौम हैं, हम सबसे सुपरमेसिस्ट लोग हैं। ज़ाहिर बात है वो जो भी कहें, लेकिन वो अपनी मज़लूमी को बयान करने के लिए ये ज़िक्र करेंगे ज़रूर, और ये बताना चाहेंगे लोगों को कि हमारे शहरी मारे जा रहे हैं और शहरी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। आपने नहीं सुना होगा किसी भी न्यूज़ आउटलेट के ऊपर कि उनके 3
जो फौजी हवाई अड्डे उनके ऊपर तबाह कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया, उनकी खबर नहीं आएगी, उनके बारे में नहीं बताएंगे। वो सिर्फ शहरों की, आप जितनी रिपोर्ट आप जितनी तस्वीरें देखेंगे वो सिर्फ शहरों की तस्वीरें देखेंगे, जो उन इलाकों की देखेंगे जहाँ शहरों के मकान गिरे हैं, शहरियों के मकान गिरे हैं और वो जद में आ गए हैं हमले की। कोई भी फौजी अड्डा, कोई उनकी रिफाइनरी, कोई ऐसा हवाई हवाई अड्डा वो आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, उनके फौजी ठिकानों की शक्ल भी नज़र नहीं आएगी कोई, जबकि ईरान उसी पर निशाना लगाता है। तो वो सिर्फ ये कहने के लिए दुनिया भर में कि हमारे लोगों को, आवाम को चुन चुन के मारा जा रहा है और हम इसका बदला लेंगे, ये भी बार बार कहते हैं कि हम इसका बदला लेंगे। बदला तो ले ही रहे हैं हर चीज़ का वो। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि तो लोगों में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमदर्दी जताने के लिए, हमदर्दी पाने के लिए ऐसी कोशिश की जा रही है। अब मुझे ये बताइए, आपकी एक तरफ एक इजराइल को लेकर उसकी शक्ति का इस तरह से प्रदर्शन हम देखते हैं और लोगों में भी एक तरह की बहुत मान्यता है इस बात को लेकर कि देखिए, दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई अपने नागरिकों को सुरक्षित रख सकता है तो वो इजराइल है। छोटा सा मुल्क है लेकिन उसकी ताकत को आप देखिए, लगभग 10 गुना आबादी का फ़र्क है ईरान और इजराइल के बीच। ईरान ज़ाहिर है काफ़ी बड़ा मुल्क है इजराइल के मुकाबले, लेकिन जो सैन्य शक्ति है, जो हथियारों की ताकत है, जो मिलिट्री की पावर है, उसको लेकर, जो मिलिट्री प्रोवेस है उसको लेकर काफ़ी एक तरह से जलवा है इजराइल का। ऐसे में आप ईरान को देखें, ईरान को लेकर एक तरह का, मैं कहूँगी, सस्पेंस रखता है ईरान अपनी मिलिट्री पावर या उसकी जो हथियारों की शक्ति है उस सब को लेकर। क्या आप कुछ बता सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो ईरान को नज़दीक से जानता है कि अगर इजराइल की शक्ति का मुकाबला करें, सैन्य शक्ति, और ईरान की करें, तो दोनों के बीच आप किस तरह से देखते हैं? कोई कंपैरिजन है? देखिए, कंपैरिजन तो पहले लोगों को मालूम नहीं था, अंदाज़ा नहीं था, जब तक इसराइल हमला कर रहा था, दूसरे मुल्कों पर, सीरिया पर कर रहा था, रोज़ हमले कर रहा था। जंगबंदी के बावजूद लेबनान में रोज़ कुछ ना कुछ हंगामे कर रहा था, किसी न किसी की जान ले रहा था, उन पर हमले कर रहा था। तो तब तक तो लोगों को ये लगता था कि इसराइल का पल्ला भारी, और पहले दिन जो इसराइल ने हमला किया उस दिन भी ईरानी जद में आ गए थे और ईरानी बेखबरी के आलम में थे और उन पर बहुत उनको नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन उसके 18 घंटे के अंदर जिस तरह के से अटैक किए उन्हीं ने, वो पूरी पोल खुल गई जो इसराइल का एक वो बन के रखा हुआ था कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है पूरे मशरिक़ वस्ता में। और जिस तरीके से वो गुंडागर्दी दिखा के पूरे मशरिक़ वस्ता में एक ही गुंडा है जो वहाँ, या एक ही कोई बदमाश है जो काबू में रखेगा पूरा, तो वो पूरा नज़रों से धुल गया लोगों की। वो एक तरीके से ख़त्म कर दिया ईरान ने उस नज़रिए को। और इस वक्त तो ईरान का पलड़ा काफ़ी भारी नज़र आ रहा है, क्योंकि इसराइल जब रोने लगे, वो इसराइल के जो मुसलसल गाज़ा के ऊपर हमला कर रहा है और 90,000 के करीब लोगों को मार दिया, वो वो अपनी मज़लूमियत बयान करने लगे कि हम मज़लूम हैं और हम पर ही सितम हो रहा है, हम पर जुल्म हो रहा है। और ईरान ने जो असलहा बनाए या जो उनका इस्तेमाल वो नहीं कर रहा था और वो खामोश बैठा था, सब लोग उसको समझ रहे थे कि वो कमज़ोर है, वो एकदम दब जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये बात तय है कि अगर अमेरिका साथ ना दे तो इसराइल किसी तरीके से भी जीत नहीं सकता है। ये बात 100% तय है और इसको कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है कि इसराइल को फतह मिल नहीं सकती है अगर अमेरिका, और अल्टीमेटली अमेरिका आएगा। आप देखिएगा, या तो ये जंग बंदी करवाएंगे अमेरिकन, अगर खुद नहीं आना है तो वो जंग बंदी करवाएंगे, जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं बार बार। और अगर जंगबंदी नहीं होती तो उसके आए बगैर उनका गुजारा नहीं होगा। और अभी भी मदद कर रहे हैं, ये नहीं कि मदद नहीं कर रहे हैं, छुपे चोरी उनको सारी एयर रिफ्यूलिंग हो और दूसरे कामों के लिए उनके जहाज लगे हुए हैं। और दूसरी ताकतें भी जो हैं, नाटो ममालिक भी हैं अमेरिका के साथ साथ, के जो इसराइल के हर तरीके से मदद कर रहे हैं, इसराइल को खुफिया इत्तलात दे रहे हैं और मोसाद के साथ हमकारी कर रहे हैं। तो ये तो तय है कि इसराइल अगर 1 टू 1 लड़ाई होगी तो 1 टू 1 लड़ाई में तो इसराइल जीत नहीं सकता, ये बात तय है। जिस तरीके के ईरानियों के पास सबसे बड़ी बात ये हौसला बहुत है। ईरानी असलहों से कम हौसले से ज़्यादा लड़ते हैं। आपको मालूम है इराक की जंग में क्या हुआ? 8 साल तक इराक का मुकाबला किया अमेरिका की भरपूर मदद के बावजूद। अमेरिका ने इराक की भरपूर मदद की और दूसरे ममालिक ने भी मदद की, लेकिन 8 साल तक ईरान को शिकस्त नहीं दे सके वो लोग। और आखिर में जब जंग खत्म हुई तो फौजें वहीं के वहीं थी जहाँ जंग से पहले थी। तो ये कौम ऐसी है कि जो हार मानने वाली नहीं है और अपने हौसले से वो हराएगी, इनको अपने हथियारों से हराएगी। और सिर्फ यही डर है कि अमरीका
हाँ, आप ये कह रहे हैं अमेरिका आ सकता है, उस बारे में आऊँगी, उस पहलू पर भी गौर करना बहुत ज़रूरी है कि इज़राइल की असली ताकत तो अमेरिका ही है। इसके अलावा यूरोप क्या साथ में आ सकता है, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि ईरान के भी दुश्मनों की कमी नहीं है, चाहे वो हम देखें अमेरिका का हम ज़िक्र करें या यूरोप में भी हम लोगों को देख लें। लेकिन जो बात आपने कहा है कि पहली बार एक ऐसा देश जो एक ज़ालिम के तौर पर, एक जेनोसाइडल स्टेट के तौर पर जो एस्टेब्लिश था, वो देश पहली बार उसको नुकसान होता हुआ नजर आया। जो तस्वीरें हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें जिस तरह से बिल्डिंगों को हम देख रहे हैं वो ऐसा लगता है कि गजा की तस्वीरें हैं, जो बिल्डिंगें इजराइल की हम देख रहे हैं। तो ऐसे में मुझे ये बताइए, आप ही कह रहे हैं अभी तो सिर्फ एक शुरुआती मिसाइलों से हमला किया है, यानी कि अगर ये जंग और ज़्यादा आगे बढ़ती है, हम चाहते हैं कि जंग ना बढ़े, लेकिन अगर मान लेते हैं दोनों तरफ से अगर ये हमले जारी रहते हैं, तो क्या ईरान के पास और ताकत और असलहा है? और ये बताइए कौन से ऐसे मुल्क हैं जो ईरान के साथ अपनी ताकत साथ में मिलाएंगे? देखिए, ईरान को ये मैं पहले बता दूं कि ये पहली बार हुआ है इसराइल की तारीख में कि लड़ाई उसकी सरहदों के अंदर हो रही है। इससे पहले 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ 2023 में, उसमें हमास अंदर घुसा था, लेकिन वो 10-12 किलोमीटर के अंदर की लड़ाई थी। इसराइल ने कभी भी अपने अंदर अपने लोगों को खतरा महसूस होने नहीं दिया, चाहे वो 1967 की जंग हो और चाहे दूसरी जब उसके साथ हमास के साथ जंग हुई हो। तो अ, अपने अंदर उसके यहाँ किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं कि इतने घुस के उसके शहरों के अंदर और दूर दराज के इलाकों में भी हमला कोई कर सके। ये ईरानियों ने पहली मर्तबा किया और जिसकी वजह से ज़्यादा हाहाकार मचा, जिसे कहा जाता है कि इसराइल में जो एक भगदड़ सी मची हुई है और लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं पूरा। और खुद ईरान ने भी कह दिया उन लोगों से कि वो लोग जो अपनी जान बचाना चाहते हैं वो ईरान छोड़कर चले जाएं। तो जाहिर बात है कि इस वक्त तो हालात ऐसे ही नज़र आ रहे हैं कि जिसमें ईरान इनके अंदर घुस-घुस के मारेगा। तो लेकिन ये बात है कि इसराइल का साथ देने के लिए कई ताकतें तैयार हैं और ईरान का साथ अमली तौर पर देने के लिए शायद ही कोई निकले। मुझे नहीं लगता कि अमली तौर पर कोई आएगा, ये ज़बानी तौर पर तो कर रहे हैं और कुछ कुछ चाइना भी इमदाद कर रहा है कुछ इत्तलात फराहम करने में और कुछ सैटेलाइट के ज़रिए से इन्फॉर्मेशन देने में। मैं एससीओ की भी बात करना चाहती हूँ, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें बाकी जो तमाम देश, चाहे वो रूस हो, बेलारूस हो, कज़ाकिस्तान हो, इसके अलावा उसमें चीन है, इन सब ने जो स्टेटमेंट जारी किया उससे हिंदुस्तान ने, भारत ने अपने को अलग कर लिया है। इस स्टेटमेंट के शायद शब्दों से भारत सहमत नहीं था। तो भारत में अगर देखें हम तो ज़मीनी सतह पर तो हम बीजेपी का पूरा जो समर्थन समूह है उसको लेकर तो इजराइल को तमाम सपोर्ट हम देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी फ़िलिस्तीन पर एब्सेंट रहा भारत जब यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई, और अब एससीओ में जब ये एक कंडेमनेशन का एक स्टेटमेंट जारी किया गया तो उससे भी भारत ने अपने को अलग कर लिया। हाँ, हिंदुस्तान की पॉलिसी तो बहुत ज़्यादा आसमान से ज़मीन पर आ चुकी है एकदम। हमारी किसी ज़माने में हम फ़िलिस्तीन के सबसे बड़े हामी थे, फ़िलिस्तीन के सबसे बड़े मददगार थे। हमारी सरहदों में यासिर अरफ़ात आया करते थे, हमारे मुल्क में उनका खैर मक़दम हुआ करता था। उनका इसराइल का सिफ़ारत खाना भी खोलने वालों में हम अव्वलीन ममालिक में एक थे। लेकिन अब बीजेपी के आने के बाद से बिल्कुल हालात बदले हुए हैं और इसराइल के साथ हर तरीके की हमकारी है, हर तरह की मदद है। एससीओ में जो उन्होंने किया, खुद अलग रहे और उसमें वोटिंग नहीं की, उनके मुखालिफत में वोट नहीं दिया, जंग की हमला करने के खिलाफ वोट नहीं किया। तो उससे हिंदुस्तानी अवाम काफ़ी दिल बर्दाश्ता है और सोशल मीडिया पर उनकी तहरीरें बताती हैं। सोशल मीडिया पर जो एक तरीके का तूफान सा आया हुआ है सिलसिले में, उससे ज़ाहिर होता है कि हिंदुस्तान के अवाम जो हैं वो तो इससे मुतमईन नहीं है अपनी हुकूमत की पॉलिसी से। अब हुकूमत की अपनी क्या मजबूरियाँ हैं ये नहीं मालूम। हालाँकि फिर उसने एक मर्तबा अमेरिका ने कह दिया कि हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरीके से इसराइल और ईरान के बीच भी जंगबंदी करवाएँगे, जिस तरीके से हमने उनके बीच करा दी बिज़नेस के नाम पर। यही सवाल, मेरा अगला सवाल आपसे यही होना जा रहा था कि क्या वाकई कोई सुलह होगी, कोई जंगबंदी होगी, या आपको लगता है कि और ज़्यादा एग्रीवेट होगा और ज़्यादा आगे बढ़ेगी ये जंग, जहां पर हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स क्या अपने हथियार भी दे सकता है? हम जानते हैं उसके पास तमाम तरह की ताकतें हैं। हम ये भी जानते हैं कि कई 100 टन के बम जब गिराए गए गजा पर तब भी यूनाइटेड स्टेट्स ने साथ दिया, लेकिन इस मामले में क्या हथियार से साथ देंगे या सुलह की तरफ आगे जाएंगे? क्या जंग आगे बढ़ेगी या सुलह के लिए इस पे दबाव दिया जाएगा? देखिए, हथियार तो ऑलरेडी दिए हुए हैं, F-35, F-16 ये सब तो पहले से मौजूद हैं इसराइल के पास, जो
और तरह तरह के मिसाइल अमेरिका के ही दिए हुए अनायत करदा सारी चीज़ें हैं उनके पास। तो वो तो अगर अमली तौर पर अपनी फ़ौज भेजने का मामला है, यहाँ पर अभी तक तो वो अपने हथियार दिए हैं और हर तरीके के हथियार इस अमेरिका ने दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो तो अव्वलीन जब से वो गज़ब हमला कर रहा था, जब भी अमेरिका के हथियारों से कर रहा था, अमेरिका ही की मिलीभगत से उस पर हमले हो रहे थे। ईरान के साथ भी हथियार वही है, अमेरिकी हथियार जो है F-35, ज़ाहिर बात है इसराइल ने तो नहीं बनाए, F-16 इसराइल ने तो नहीं बनाए, सब अमेरिका ही के दिए हुए हैं, उन्हीं के अता करदा हैं। और तो वो तो जारी रहेगा। मामला ये है कि अमेरिका खुद अपनी फ़ौजें उतारने का या खुद खुद अपनी फ़ौज के ज़रिए से हमला करने के बारे में सोचता ही नहीं, इस पर फैसला होना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लड़ाई को ये शक्ल इख्तियार करेगी, क्योंकि ट्रंप की नज़र में खुद को नोबेल पीस अवार्ड पर लगी हुई है कि मुझे नोबेल पीस अवार्ड मिले, इस बार मुझे लेना है नोबेल। अमन का नाम लेके अमन का फरिश्ता बनने के फ़िक्र में है वो। तो हो सकता है कि अगर देखिए ये लड़ाई तभी बंद होगी जब अमेरिका चाहेगा। अमेरिका इसराइल को मना कर दे कि तुम हथियार, क्योंकि ईरान ये बात कह चुका है साफ-साफ कि अगर इसराइल ने हमले बंद कर दिए तो हम नहीं लड़ेंगे, हम खुद अपनी तरफ से नहीं करेंगे। तो ज़ाहिर बात है कि अगर इसराइल हमले बंद कर देगा तो लड़ाई रुक जाएगी और लड़ाई थम जाएगी। क्योंकि ये लड़ाई वो वाली लड़ाई तो है नहीं जो कि किसी मुल्क को कब्जा करने की हो, या जो जहाँ दोनों फौजें आमने-सामने हो, या कुछ चौकियों पर कब्जा कर लिया हो, कुछ शहरों पर कब्जा कर लिया हो। ये तो सिर्फ़ मिसाइलों की और हवाई जहाज़ों की जंग है। तो इसमें हवाई जहाज़ों का आना-जाना और मिसाइलों का उड़ना बंद हो जाएगा, तो ये जंग बंद हो जाएगी। और मेरे ख़्याल में बेहतर तो यही होगा कि इस जंग को बंद करवाए, वरना और ज़्यादा ख़राब हालात होंगे। जी हाँ, आखिरी दो सवाल कि ईरान को जो नुकसान पहुंचा है, चाहे उनके जो मिलिट्री के चीफ हों उनको मार गिराया गया हो, इससे पहले भी हमने देखा है कि ईरान में अंदर घुसकर इजराइल ने बड़े ही प्रिसाइज तरीके से जो बड़े सेना के अधिकारी थे उनकी हत्या की। तो इसमें एक के बाद एक जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको एलिमिनेट किया जा रहा है, और कहा जा रहा है प्रिसाइज, वो अलग बात है कि पूरी बिल्डिंग वो ढा गई और उसमें 60 लोग थे। इस बात को कभी भी वेस्टर्न मीडिया नहीं बताएगा कि कहा जा रहा है कि बहुत प्रिसाइज है, बहुत ही इतना संक्षेप तरीके से और इतना बेहतरीन बारीक तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया। ऐसा लगता है कि पूरी बिल्डिंग में जैसे एक व्यक्ति को मार गिराया गया और कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो नुकसान ईरान को हुआ है, आपको नहीं लगता कि मिलिट्री के तौर पर, सैन्य के अगर हिसाब से हम देखें, बहुत भारी नुकसान ईरान को पहुंचा है इजराइल की तरफ से? कि ईरानियों को मरने की आदत है, ईरानी लीडरों के मरने की आदत है। 80 की दहाई में ईरान में 72 मेंबर पार्लियामेंट मार दिए गए, दहशतगर्दी के हमले में, दहशतगर्दाना हमले में एक साथ। जिस मुल्क के वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंट को एक साथ मार दिया गया, वो भी ईरान है। कितने ईरान का ये पहलू बहुत बड़ा कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर पहलू है कि वहाँ दहशतगर्दाना हमले बहुत करने में कामयाब रही हैं, और यही सब मोसाद के एजेंट हैं और जो अमेरिका के एजेंट करते रहे वहाँ पर। वहाँ की हुकूमत हमेशा कहती रही, लेकिन आज तक किसी ने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। दूसरा प्रिसाइज़ ये कि उनके पास मोसाद के बहुत आदमी ईरान के अंदर मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मोसाद के लिए काम करते हैं और मोसाद ज़्यादा पैसा कोई दे नहीं सकता, तो वो पैसे लेकर काम करते हैं और वो सही लोकेशन बताते हैं कौन कहाँ है और कहाँ है। तो अगर किसी के पास भी लोकेशन आजकल पता चल रहा है तो उसको हमला करना बहुत आसान है। लेकिन ये पहलू ईरान का कमज़ोर पहलू है कि उसके यहाँ अंदर घुसकर वो लोग हमला कर देते हैं। और अभी भी ईरान में कल 2 लोगों को पकड़ा जो एक ट्रक में ड्रोन्स लेकर जा रहे थे। ड्रोन्स के ज़रिए से जो अंदर अंदर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, और ड्रोन ने किए, अंदर से भी हमले किए हैं वहाँ पर लोगों ने। तो इस्माइल हानिया का क्या हुआ था? इस्माइल हानिया को ईरान में बैठ के नहीं मारा, वहीं वहीं पर हमला किया। तो ईरानियों के साथ तो ये होता रहा, लेकिन ईरान पर उसका असर नहीं पड़ता है कोई, क्योंकि उनके यहाँ सेकंड और थर्ड और फोर्थ लीडरशिप तैयार बैठी है और उनको मालूम है कि क्या होने वाला है। या आप देखिए कि उन्हीं ने इससे पहले कितने उनके एटमी साइंसदानों को मार डाला, एटमी साइंसदानों का कत्ल किया, लेकिन क्या एटमी प्रोग्राम उनका रुका या थमा, या उसमें कोई कमी आई? जो वो करना चाहते थे वो करते रहे और कर रहे हैं। तो ये कमज़ोर पहलू है कि वो अपने लोगों की सिक्योरिटी नहीं कर पाते। शायद वो हमने खुद भी ईरान में देखा, आपने भी देखा होगा, ईरान में सिक्योरिटी बहुत कम है। हमारे यहाँ किसी होटल में जाएँ तो गाड़ी की तलाशी होती है, किसी प्रोग्राम में जाएँ तो गाड़ी की तलाशी होती है, और हमको मेटल डिटेक्टर के नीचे से गुज़रना पड़ता है। लेकिन ईरान में हम इतनी जगहों पर गए, पार्लियामेंट के अंदर तक गए, लेकिन ना कोई किसी किस्म की जाँच हुई, ना पूछा गया, ना कुछ। तो वो एक बहुत ज़्यादा छूट होने की वजह से भी वहाँ पर होता रहता है, इस तरीके के वाक़यात होते रहते हैं। उनके यहाँ
लोगों को निशाना बनाया जाता रहता है। आखिरी बात आपसे कि जैसा आप कह रहे हैं वैसा मैं भी समझती हूँ कि कहीं भी जंग जो है वो आगे नहीं बढ़नी चाहिए और सुलह होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, लेकिन फ़िलिस्तीन के पूरे हालात को देखकर एक ज़रूर तबका पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में ऐसा है जो चाहता है कि इजराइल को सबक सिखाया जाए इस मौके का इस्तेमाल करके। आपको लगता है कि क्या ये बात सही है कि ईरान के अंदर इतनी ताकत है कि इजराइल को सबक सिखा सके? सबक तो सिखाया है, सबक न सिखाया होता तो नेतन्याहू इस रूस के प्रेसिडेंट से बात ना करते, व्लादिमीर पुतिन से बात ना करते टेलीफोन करके, या बार बार ये भी सुनने में आ रहा है कि खुद अमेरिका से मदद मांग रहे हैं और अमेरिका से कह रहे हैं कि हमको डायरेक्ट वो इन्वॉल्व हो, क्योंकि उनकी ख्वाहिश यही सबसे बड़ी कि अमेरिका और ईरान आमने सामने हो और वो खड़े होकर तमाशा देखे, या वो किनारे हो जाए अमेरिका और ईरान के बीच में लड़ाई आमने सामने की हो। तो लोग सबक तो सिखाया है, और इतना सबक सिखाया कि आगे 10 साल तक इसराइल की हिम्मत नहीं होगी फिर कभी ईरान के खिलाफ खड़े होने की। लेकिन ये बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि ईरानी हुकूमत को ये करना चाहिए कि अगर मुसालिहत के लिए बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है, तो वो उसको मुसालिहत में गज़ा को भी शामिल करें कि गज़ा में भी जंगबंदी होगी तब हम मानेंगे, तब जंग रोकेंगे। यानी कि पूरे खित्ते में हो, और वो लबनान पर हमले नहीं करेगा और वो सीरिया पर हमले नहीं करेगा। ये सारी बातें लेकर चलें अगर वो, तो इससे हम मशरिक़ वस्ता के हालात ज़्यादा बदलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शकील शम्स साहब बातचीत करने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।